हेलो बच्चों। हाँ, आप सभी को सबसे पहले तो फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट परिवार की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारा वीडियो आ जाएगा, कल आएगा। उसके बाद 21 से 24 तक हम लोग दिवाली वीक के उपलक्ष्य में 4 दिन की छुट्टी रखेंगे। उसमें कोई मैं अपडेट नहीं करूँगा। तो तब तक आपका काम ये रहेगा, जो पीछे वीडियोस मैंने डाले होंगे इंटीग्रेशन पे और अभी जो डालूंगा 2-3 दिन, उन सभी को आप एक बार रिवाइज करिए अच्छे से। और दिवाली के साथ साथ पढ़ाई भी करिए साथ में, क्योंकि एग्जाम सब बोर्ड के आने ही वाले हैं। ठीक है। लेकिन आज क्या करेंगे, आज हम कंटिन्यू करेंगे 13B एक्सरसाइज, और इसको खत्म करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। आज सिर्फ नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चंस हो गए थे हम लोग उस पर बात कर चुके थे। अब हम कुछ नए पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑड पावर की ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ली थी। ठीक है। अब आ रहा है इवन पावर की ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको पहले एक पॉइंट बना के समझाता हूं कि अब इसमें क्या करेंगे हम। मतलब जब हमारा पावर इवन होगा ट्रिग्नोमेट्री पे तब क्या होगा। ऑड का तो हो चुका, अब इवन में क्या करना है मुझे उस पर डिस्कस करना है। ठीक है। तो देखो, जैसे साइन टू द पावर mx d हमें गिवन है। ठीक है। यहाँ पे m जो है वो एक इवन इंटीजर हो गया। ठीक है। अभी क्या होगा, हम इस केस में जैसे ऑड में क्या होता था, हम एक पावर को शिफ्ट कर लेते थे। ठीक है, वन पावर शिफ्ट कर देते थे और फिर चेंज करके सॉल्व करते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम इसको ऐसे रखेंगे कि पावर चाहे m जो भी हो, अंदर स्क्वायर ही रखना है, ऊपर m/2 हो जाएगा। अब इवन पावर होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो 4 पावर है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 6 पावर है तो 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, 8 पावर है 2 की पावर 4 हो गई। मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है, तो अंदर स्क्वायर ही रखना है। अब क्या करें, अब देखिए, अब मैं इसको साइन स्क्वायर जो अंदर दिया हुआ है ना, इसको में से स्क्वायर को हटाऊंगा, मतलब पावर जो होगी उसको हटाऊंगा। हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये डिस्कशन हो चुका है काफी बार। हम लोग इसका यूज करेंगे, डिवाइड बाई 2 होल पावर m/2। ठीक, अब ये m/2 जो भी होगा उसको ओपन करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब मैंने क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले पावर ओपन होगी। मतलब जैसे सपोज करो ये स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। अब अंदर अगर जितनी भी पावर आई है, कम से कम एक पावर तो आएगी, उसको फिर रिमूव करेंगे। और तब तक ऐसा करना है जब तक कि आपकी सारी पावर्स यहां से हट नहीं जाती। ठीक, सारी की सारी वैनिश नहीं हो जाती पावर, तब तक ऐसा काम करना पड़ेगा। माने सबसे पहले m को लिखा स्क्वायर होल पावर m/2, फिर साइन स्क्वायर को हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले सॉल्व कर लिया। m/2 पावर जो भी होगी उसको ओपन करेंगे तो उसमें एक पावर मान लो स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, 4 आ गया, तो हम उसको वहां से रिमूव करेंगे। तब तक ऐसा करना है जब तक कि सारी पावर रिमूव ना हो जाए, देन इंटीग्रेट, और उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एक एग्जाम्पल ना काउंटर एग्जाम्पल का होना बहुत जरूरी है। काउंटर एग्जाम्पल आप कर लोगे तो ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। और प्रोसीजर में कुछ ऐसा खास है ही नहीं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक प्रोसीजर के लिए सफिशियंट है, बाकी तो हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं तो यहीं कर लेने हैं और प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने इसको लिखा स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर को कॉस है तो अब ये जैसे साइन था तो साइन के केस में हटाया था हमने, माइनस किया था। अब अगर कॉस होता तो प्लस वाला होगा, तो मैंने प्लस वाले को इंट्रोड्यूस करा दिया और होल स्क्वायर लिख दिया कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx। अब हमने क्या किया, 4 तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में हमने होल स्क्वायर को सॉल्व किया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x dx, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें एक cos स्क्वायर 2x हमें मिल गया।
तो वो जो cos स्क्वायर 2x है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था पावर जब तक रहेगी तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं होने देगी। ठीक, तो 1 प्लस, देखो इसको फिर मैं क्या हटाऊंगा, फिर से वही हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस कॉस, अब 4x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कॉस 2x, 2 का ले लेंगे एलसीएम, 2 चला जाएगा बाहर, 1/8, ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x। यहां तक आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 1/8, ये तो हो गया 2 1 3 और 3x, जो इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया आपका cos 4x का, तो हो गया sin 4x और अपॉन 4, ये हो गया आपके पास sin 2x अपॉन 2, dx तो बट ही जाएगा, लास्ट में एक कांस्टेंट। अब 1/8 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x/8 sin 4x अपॉन 32, यहां पे ये 2 ने डिवाइड किया, 8 गया तो 2 से रिवर्स डिवाइड हो जाएगा, तो sin 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। वो था सिंपल, केवल एक ही चीज याद रखनी है कि अगर ऑड पावर हुई तो ऑड पावर में हमें एक पावर शिफ्ट कर देनी है, और अगर इवन पावर हुई तो फिर ये मेथड अप्लाई करना है कि स्क्वायर की पावर स्क्वायर, अगर 6 है तो स्क्वायर की पावर क्यूब, अगर 8 है तो स्क्वायर की पावर 4, ऐसे करके सॉल्व करना है। और उसके बाद अंदर वाले वैल्यू को हमें एक हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के वहां से रिमूव कर देना है, फिर उसके जो भी पावर है उसको ओपन कर लेनी है, उसके अंदर फिर से पावर आएगी तो उस पावर को हम फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के रिमूव कर देंगे, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि सारी पावर रिमूव ना हो जाए। अब जैसी सारी पावर आपकी रिमूव हो जाएंगी, आपको आपका फाइनल आंसर इंटीग्रेशन के बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 आप करोगे, वो यहां पे 2x दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ऐसे ही मेथड चलेगा। तो 26 को मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट चलना है, जैसे हम लोग पॉइंट दिखते हुए चल रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो एक क्वेश्चन अपन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये है आपका कोसेक पावर 4 और यहां पे आ गया 2x dx। अब देखो कोसेक है और एक सेक का भी ऐसा ही होगा, सेम मेथड से होगा, 2x हो, x हो, 3x हो, 4x हो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, आप सिर्फ पावर की मेथड समझो। देखो जो आपको अभी समझाया गया था कि पावर अगर आ गई है तो या तो डायरेक्ट उसका कोई फॉर्मूला हो हमारे पास, तब कुछ हो सकता है, और अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमें उससे पहले पावर को या तो हटाना पड़ेगा या फिर ऐसी पावर में उसे रिड्यूस कर लेना पड़ेगा जो कि वो इंटीग्रेट हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने इसे कोसेक स्क्वायर 2x और कोसेक स्क्वायर 2x में ब्रेक कर लिया। कोसेक स्क्वायर 2x इज नथिंग बट 1 प्लस कोस स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2x, कोसेक स्क्वायर 2x dx। अभी क्या हुआ, लेट कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं जिसको हम, ये t है, डिफरेंशिएट किया, कोसेक स्क्वायर 2x का 2 dx इक्वल टू dt। यहां पे आ गया कोसेक स्क्वायर 2x dx इक्वल टू 2 और माइनस सामने ले जाओगे, ये आपको मिल जाएगा वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखिए यहां आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां आ गया माइनस डी टी बाई 2, माइनस 1/2 आपका बाहर चला गया, 1 का हो गया t, इसका हो गया t क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस कांस्टेंट। वैल्यू रख दीजिए, माइनस को बाहर ही रखते हैं, 1/2 भी चाहो तो बाहर ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t की वैल्यू cot 2x और यहां पे आ गया cot क्यूब 2x डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट, तो दैट इज योर आंसर। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कोसेक में या सेक में, तो फिर हमें उन्हें ब्रेक कर लेना है स्क्वायर और स्क्वायर में, और उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पावर 6 होती तो क्या करते, तो सेम चीज करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो उन्होंने 6 दे दी, तो अभी क्या करना है, तो सेम काम करना है, यहां बगल में जो जाएगा ना वो कोसेक स्क्वायर ही होगा, बाकी जो बची हुई है वो 4 एज इट इज। अब बोले कि अब क्या करें, तो अब ऐसा कर सकते हैं कि अपन इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई चेंज मत करना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब आप इधर कॉट बनाओगे तो उसका डिफरेंशिएशन बगल में होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर होता है, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। इसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x होल स्क्वायर।
अब आगे का काम तो आप समझ ही गए क्या करना है। अब आपने यही चीज यहाँ लगा दी, ठीक, तो ये बन जाएगा 1+t² स्क्वायर माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, ये dt बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल के इसको कर देंगे सॉल्व। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, पावर इवन अगर आपको मिल जाती है तो फिर सॉल्व ऐसे होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें क्वेश्चन इसी की तर्ज पे मान लो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 वो आप करेंगे, टिक कर लीजिए। वो है sec की पावर 4। तो जैसे cosec आपने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही sec होगा कि आप sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर लिखोगे। फर्स्ट वाला जो sec स्क्वायर है उसको 1+tan² लिखोगे, और tan स्क्वायर, tan को लेट कर लोगे तो sec स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, एंड उसके बाद आपको कर लेना उसका इंटीग्रेशन, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए मैंने छोड़ दिया 16 वाला, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, तो 27 में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई नई टेक्निक नहीं लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आप एक बार सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा तो मुझे बताइए। अब अपन लेते हैं, अच्छा 23 पे भी जाओ। 23 भी इससे पहले जो एक्सरसाइज एक थी जिसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, 2 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन ये था और एक कुछ इस टाइप का था, देखना फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। तो मैंने बताया था कि हमारी प्रॉब्लम ये होती है, इसको सॉल्व करना होता है, लेट करना होता है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो आपको करना है, करके देखो, नहीं आएगा तो मुझे बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो अब एक रूल बता रहा हूं मैं, जिसके हिसाब से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रूल बिना नहीं होगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा, तो अननेसेसरी लेंथी क्यों करना है। तो देखिए, एक नोट आप लिखेंगे, उस नोट में क्या आएगा, सपोज हमारे पास एक इंटीग्रेशन इस टाइप का मिला, ठीक, आइदर प्लस और माइनस। तब इस केस में क्या करना है, वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्वेश्चन, है तो ठीक, नहीं है तो हम बना सकते हैं, और बन जाए तभी करना है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज, यहां होल पावर n भी हो सकती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे मतलब है, अंदर वाले से मतलब है। अब करें क्या हम, तो देखिए हमने क्या किया, a = r cos थीटा ले लिया और b = r sin थीटा ले लिया। यहां से वैल्यू निकाल लेंगे r² की, बाद में रखेंगे क्योंकि लेट किया हुआ हटाना पड़ेगा, और tan थीटा की b/a। अच्छा, थीटा रिप्लेस इससे भी किया जा सकता है, इससे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको आंसर मैच कराना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें इसका डिवाइड करो और tan थीटा से उस थीटा को रिप्लेस करना, तो एक आंसर भी मैच करेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक। देखिए जरा यहां पर मैंने क्या किया, dx/, यहां a की जगह रख दिया r cos थीटा, ये हो गया cos x, ये हो गया r sin थीटा sin x, और होल पावर हो गई n। यहां से r की पावर n तो हम कांस्टेंट है बाहर ले गए, यहां आ गया cos। अब देखो जो लेट किया हुआ है ना थीटा, वो x, अब जैसे ऐसा भी हो सकता था कि थीटा माइनस प्लस एक्स, और ऐसा भी हो सकता है cos x माइनस प्लस थीटा, तो कायदे वाली बात ये सही है, ठीक, कर ये भी सकते हो, लेकिन क्योंकि थीटा आप ले रहे हो ना, और थीटा हमने लेट किया हुआ, तो हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपके पास जो भी बंदा यहां मिलता है थीटा की जगह पे, वो आपको एक्स के बाद लेना है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों ही सही है, फॉर्मूले आप दोनों में जो बनाओ सही है, बट एग्जामिनर आपको नंबर ना इस पे देगा, ये ध्यान रखना। तो कोई भी कहीं भी नहीं ले जाना है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी क्या करा हमने, cos x, अब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और होल पावर n, और अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे, एंड देन फिर इसका होगा आपका अब इंटीग्रेशन, और मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बातें हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएंगी। लास्ट में जब आंसर आ जाए तो r रिप्लेस बाई √a² प्लस b² एंड थीटा रिप्लेस बाई tan इनवर्स b/a आफ्टर कंप्लीट इंटीग्रेशन जब हो जाए इसका ना, तो लास्ट में r और थीटा रिप्लेस करना ना भूले, क्योंकि आपने यहां पे ये लेट किया हुआ था। अच्छा दूसरी बात,
बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे अब इसको चेंज क्यों नहीं किया, करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक्स को लेट नहीं कर रहे, जब आप एक्स को थीटा बना रहे होते हो या टी बना रहे होते हो तब इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ आप कांस्टेंट को बना रहे हो तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स तो अपनी जगह वैसे ही है, तो इसीलिए हमने इसमें चेंज नहीं किया। बस लास्ट में ये ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन जब हो जाए तब आपको ये रिप्लेसमेंट कर देना, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन पे जाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। आप देखिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। बोला हुआ है dx अपॉन 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पावर इसमें कुछ दिया नहीं है, पावर n, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या किया, 3 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड 4 इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहां से हमने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 5 एंड थीटा इज tan इनवर्स 4/3। ये बाद में काम आएगी। वैल्यू डाली tx अपॉन आर कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस आर साइन थीटा साइन एक्स, 1 अपॉन आर बाहर हो गया, ये बन गया कॉस एक्स, अब प्लस है तो माइनस थीटा का फॉर्मूला ऊपर ले जाओ इसको, ये बन गया सेक एक्स माइनस थीटा डी एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट, यहां हो गया, ये आंसर हो गया। अब वो वैल्यू रिप्लेस करो, 1/5 प्लस माइनस लॉग सेक एक्स माइनस टेन इनवर्स 4/3 प्लस 10x माइनस टेन इनवर्स 4/3। तो कम स्टेप्स लगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेथड अगर पता होगा ना तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। होने को हम और तरीकों से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉस और साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, टेन वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ और उससे सॉल्व करो, लेकिन उससे अननेसेसरी लेंथी होगा और आंसर भी एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, मैच कराना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है। तो उससे अच्छा है कि हम एक मेथड दिमाग में रख ले और उससे एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको वो याद आने लगता है कि अच्छा ये था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन में और इसी पॉइंट पे करा देता हूं, जरा देख लो कि फिर उसमें तो क्वेश्चन कम है, बट मैं शीट में, मैंने बोला था शीट में मैं डाल दूंगा क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जैसे मान लो हुआ, बोल रहा है dx अपॉन a cos x प्लस b sin x होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दे दिया है, क्या ही फर्क पड़ेगा, अंदर वाला देखो, a इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इक्वल टू आर साइन थीटा, यहां से आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये वैल्यू बाद में रिप्लेसमेंट करने के काम आएगी। dx अपॉन यहां आ गया आर कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस आर साइन थीटा साइन एक्स और होल स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर तो बाहर आ गए, ठीक है। ये बन गया आपका कॉस एक्स माइनस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ऊपर ले गए तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस थीटा, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस थीटा मतलब सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस थीटा का, और लास्ट में हमने कर दिया रिप्लेसमेंट, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ गया 10x माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हो गया ना आसानी से। तो यही मैं बोल रहा हूं कि क्लियर कट मेथड अगर हमें पता है तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं, फिर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। और रिवीजन करना होता है, रिवीजन करते जाओ और चीजों को अपने दिमाग में बिठाते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे वैसे वैसे वो चीजें अपने आप दिमाग में आने लगेंगी। तो अब इसी तर्ज पे क्वेश्चन है 30, वो आप करेंगे, टिक कर लो। अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, अब उसमें और इसमें एक डिफरेंस आएगा, यही आपको बस एग्जाम में आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो डिफरेंस क्या है, ठीक। तो देखो डिफरेंस क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि a cos x प्लस माइनस b sin x, तो क्या करना है, अब इसमें क्या होगा, अब एक प्लस c और आ जाएगा। अब इसमें वो नहीं हो पाएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था,
ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये जो सी है ना इसने गड़बड़ कर दी। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कॉस और साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा बाई टू या एक्स बाई टू। हमारे केस में एक्स है तो एक्स बाई टू, और हाफ एंगल क्योंकि एक्स है तो एक्स बाई टू, 2x होता तो एक्स हो जाता। माने आपको यहाँ कॉस और साइन के टेन वाले हाफ एंगल फॉर्मूले लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ उसमें नया कुछ नहीं होना, केवल यही बात ध्यान रखनी है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो हमारा एक क्वेश्चन है 34 dx अपॉन 2 sin x प्लस cos x प्लस 3, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने जो बताया हम उसको ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हुआ 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3, फिर आया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम, तो ऊपर पहुंचा दिया इसको तो भाई एलसीएम लेके इसका क्या हुआ 4 टेन एक्स बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये ऊपर वाले को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर, वो अभी समझ में आएगा कि हमने इसको सेक में क्यों बदल लिया। यहां देखिए 3 टेन स्क्वायर में से एक टेन स्क्वायर गया 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस 4 टेन एक्स बाई टू, और फिर 3 प्लस 1 इज 4। तो यहां से देखो एक 1/2 भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। 1/2 से मतलब यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 हो जाएगा। यहां हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 टेन एक्स बाई टू और प्लस 2। यहां तक हम पहुंच गए। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें हाफ एंगल फॉर्मूले साइन कॉस के लगा देने हैं और यहां तक पहुंच जाना है। अब क्या करें भाई, तो देखिए अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि पहले सबसे पहले तो ये टेन और सेक को हटाते हैं। तो हमने क्या किया, टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का 1/2। कई बार क्या होता है स्टूडेंट ये भी भूल जाता है कि हमें एक्स बाई टू का भी करना, तो इस पे भी कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना है, ठीक है। अब देखो ये 1/2 इसके दोनों के साथ जाके dt बना दे रहा है। यहां आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब आपको शायद दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि अगर हम इसमें से एक प्लस 1 अपने इसके साथ ले जाएं तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, तो अब आपको याद आ रहा होगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर होता है टेन इनवर्स, तो यहां पे भी हो जाएगा टेन इनवर्स कि टेन इनवर्स, अब टी की जगह है टी प्लस 1 तो टी प्लस 1 हो गया, और लास्ट में टी की हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी टेन एक्स बाई टू प्लस 1 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। आर एस अग्रवाल मुझे खासतौर पे इसीलिए पसंद भी है आर डी शर्मा भी बढ़िया। और अब मैं जब आप चीट करोगे ना तो उसके बाद आप आर डी शर्मा लगा के देखो, बहुत आसानी से आर डी शर्मा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले होंगे और अच्छी हर टाइप के क्वेश्चन डाले होंगे, जो आर एस में नहीं भी है वो भी हमने उसमें डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमें एक्स जो देखो ये फंडा तो अभी दिमाग से निकाल ही दो कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है या एनसीईआरटी हो सकता है आपका एग्जाम में नंबर दिलवा दे, ठीक है, हो सकता है, पता नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है ये, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और वो मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर ऐसा हो रहा होता ना कि पूरा एग्जाम पेपर अब जो 2015 के बाद से एनसीईआरटी से आ रहा होता तो फिर 100 आउट ऑफ 100 लाने में दिक्कत क्या है। 100 आउट ऑफ 100 जो नंबर्स होते हैं ना, या 98 या 99 या 95 के आगे वाले, वो फिर गिने चुने लोगों के क्यों होते हैं, ठीक है। फिर तो एनसीईआरटी सबके पास है ना, वो तो सब करके जाओ आराम से और क्या कहते हैं रट्टा मार के चले जाओ और एग्जाम दो, आ गए 100 आउट ऑफ 100। सबके क्यों नहीं आ रहे, इसी वजह से नहीं है। और फिर ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और जीआरबी पब्लिकेशन, दिनेश पब्लिकेशन, ये बुक्स मार्केट में क्यों है, इन्हें तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो एनसीईआरटी बिकेगी केवल। एनसीईआरटी सिर्फ रिवीजन बुक है और मेरे हिसाब से तो वो रिवीजन बुक भी नहीं है, क्योंकि उसमें इतना मैटर दिया ही नहीं गया जितना कि यहाँ आप इंटीग्रेशन को समझने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक आर एस अग्रवाल ढंग से लगाइए, ठीक है। उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं मैं इसीलिए क्वेश्चन मोस्टली टफ करवाता जा रहा हूँ, और बाकी का जो आपको नहीं भी आ रहे हैं तो वो मैं बताने को तैयार हूं, आपको बस पूछना है। शीट अलग से अपन करेंगे जिससे कि, और इंटीग्रेशन पे आपने ढंग से काम कर लिया
तो ये समझ लो कि आगे के सारे चैप्टर्स जो भी इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे आपको समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी भाई पॉइंट तो याद रखना ही है। अब जैसे गाड़ी चलाते हो तो याद रखना पड़ता है कि क्लच भी है, गियर भी है, उसके बाद एक्सीलेटर भी है, तभी पता चला क्लच लिया ही नहीं और क्या कहते हैं वो आपने मार दिया गियर तो अटक जाएगा या फिर क्या आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो जी चीजें तो ऐसे ही याद होंगी ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एक बार देख लेते हैं नजर घुमा के भाई रह क्या गया, क्वेश्चन कोई रह गए क्या। तो एक क्वेश्चन हमारा रह गया है 22 और एक रह गया है 25। इन दोनों को डिस्कस और कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं भाई। cos 2x अपॉन cos x। ठीक, अब देखो अभी मैं क्या दिखाई दे रहा है, मैंने बोला है आपको इस तरीके से सॉल्यूशन बनाने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है कि आसानी से हो जाए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, हमने इसमें एक काम कर लिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का एक फॉर्मूला है वो लगा दिया। अब cos का डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड हुआ और इसमें भी डिवाइड हुआ, ब्रैकेट 2 आ गया बाहर, सेपरेट कर दिया, ये cos x dx, ये आ गया sec x dx, तो हो गया सेपरेट। अब हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन, ये हो गया log sec x प्लस tan x, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो वेरी हलवा क्वेश्चन। ठीक है, आपको केवल एक एप्रोप्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सोचना था और उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट एक और बचा हुआ था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 को देखो भाई यार, इसमें क्या करें। तो अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है और क्वेश्चन लगाए हैं उनको देखते ही शायद दिख गया होगा कि भाई यहाँ पे ऑड पावर है। और अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कंफ्यूज कि यार अपॉन में साइन आ गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पावर ऑड है मतलब एक बगल में जाएगा, शिफ्ट होगा ही होगा। cos 8x अपॉन साइन x और इधर बगल में एक cos x। अब मैंने क्या बताया था कि बगल वाला बंदा जो शिफ्ट हुआ है वो cos में है तो पीछे वाले साइन में होने चाहिए, तो ये तो साइन है भाई साहब, ये साइन में नहीं है तो साइन ले आते हैं। तो हमने इसको क्या किया, हमने लिखा cos स्क्वायर x होल पावर 4 अपॉन साइन cos x dx। cos स्क्वायर को हमने तोड़ दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x में, होल पावर 4 अपॉन साइन और बगल में cos। अब हमने लेट कर लिया कि साइन x इक्वल टू है t, cos x dx इक्वल टू हो गया dt। यहां आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल टू दी पावर 4 अपॉन t dt। अब इसे खोल दो पावर को। अब पावर, अब यहां बहुत से लोग सोच रहे हैं पावर कैसे खोले, भाई बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, स्क्वायर का स्क्वायर करके खोल सकते हो, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे करो। ठीक, आपको कोई भी चीज पढ़ाई गई है तो इसलिए तो पढ़ाई गई है कि वो यूज हो जाए, उसको इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि अच्छा बाइनोमियल थ्योरम 11th का सिलेबस था, हो गया एग्जाम दिया है 95 आ गए और भूल गए, वो नहीं करना है भाई। देखो 4c0 4c1 टी स्क्वायर, 4c2 टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 4c3 टी स्क्वायर होल क्यूब और 4c4 टी स्क्वायर होल पावर 4 और डिवाइड बाई टी। 4c0 is 1, 4c1 is 4, 4c2 is 6, t to the power 4, 4c3 4 again 6 और ये फिर 1 8 और डिवाइड बाई टी। अब टी का कर दिया अलग अलग डिवाइड, पहला हो गया dt अपॉन टी, इसमें 4 बाहर हो गया t dt, इसमें 6 बाहर हो गया t क्यूब dt, इसमें 4 बाहर हो गया t 5 dt, इसमें t की पावर 7 dt। टी का डिवाइड हो रहा है, ये हो गया log t, ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया टी टू दी पावर 4 अपॉन 4, ये हो गया 6 अपॉन 6, ये हो गया 8 अपॉन 8 और प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू जो लेट की है, ये हो गया log साइन एक्स, यहाँ 2 कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3/2 साइन 4x, यहाँ पे 2/3 साइन 6x और यहाँ साइन 8x अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट। सॉल्व। ठीक है ना, अगर आपको सही मेथड मालूम है और उसको हैंडल करना आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं एक गारंटी कर सकता हूं कि मैंने जो आपको रूल बताऊंगा पूरे इंटीग्रेशन में, वो रूल से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 12th लेवल का हो, चाहे आईआईटी मेंस लेवल का हो, चाहे आईआईटी एडवांस लेवल का हो और चाहे ग्रेजुएशन में आप जाओ, ग्रेजुएशन में तो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आएगा। मैं खुद यही सब करके यहां तक पहुंचा हूं
और यहाँ पे जो मैंने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाता था मैं, तो ग्रेजुएशन में भी मैंने यही टेक्निक्स उन लोगों को बताई हैं कि इस तरीके से करोगे तो आसान हो जाएंगी। हाँ, नई टेक्निक्स भी आएंगी, ऐसा नहीं होता है कि इसी से ही काम चल जाएगा, बट ये आपकी हेल्प बहुत करेगा, इसका ध्यान रखना, बहुत हेल्प करेगा कि कंपटीशन में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहां देखो हर चीज की टेक्निक नहीं याद रख सकते आप, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बाकी चीजें फिर अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, अब हेडिंग डाल दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने जैसा बोला कि आज वाले वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अगले वाले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट, और वो केवल इसलिए, करने को अपन आगे भी जा सकते हैं, बट वो केवल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी बैक टू बैक काफी सारे वीडियोस हो गए हैं, आज ये 6th वीडियो होगा, करने को बहुत है, और मेरे साथ साथ चलते रहो आप, तो आपको समझ में भी आता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले के लिए हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपको देखने को मिलेगा जो मैं बार बार बोल रहा था कि फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड इंटीग्रेशन में होता है, बट वो उस तरीके से यूज नहीं होता जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में होता था, तो अब वो यहां पे भाई जस्टिफाई होगा। तो क्या है वो, तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक, आपने फर्स्ट इनटू सेकंड लगाया, एफ एक्स को छोड़ा, जी एक्स का इंटीग्रेशन। अभी इस पे बात नहीं हो रही कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, ठीक है ना, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड, ये तो अब रूल आएगा इसके ऊपर। ठीक, यहां आया पहले वाला जिसको छोड़ दिया था उसका डिफरेंशिएशन, और बगल में यहां जो भी आया होगा वो एज इट इज लिख देना है और कुछ नहीं करना, और फिर इसके बाद फर्स्ट इनटू सेकंड, फिर ऐसे ही बनता जाएगा जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाता, इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ऐसा करना पड़ेगा। तो अब समझ में आया ना मैं क्यों बोल रहा था कि इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान फर्स्ट इनटू सेकंड नहीं होगा। ठीक, अब इस पे बनेंगे भाई रूल। रूल क्या है, पहला पॉइंट देखो, इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल एंड जी एक्स बी ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों में से कोई भी हो, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल, जी एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल, एक साथ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल, लेकिन साथ में कौन हो, पॉलिनोमियल। तो आप हमेशा याद रखिए कि एफ एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का मतलब ये, और जी एक्स एज सेकेंड फंक्शन। अगर आपने इसका उल्टा किया करके देख सकते हो, तो फिर आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। करके देखेंगे अपन, हम सब चीज करके देखेंगे, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल तो करना बनता है। नेक्स्ट आया, इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल एंड जी एक्स इज लॉगरिथमिक। ठीक, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जी एक्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तब क्या करेंगे, देन एफ एक्स एज सेकेंड फंक्शन एंड जी एक्स एज फर्स्ट फंक्शन। अब उल्टा हो जाएगा, अब पॉलिनोमियल को आप फर्स्ट नहीं लोगे, जी एक्स जो लॉगरिथमिक है उसको आप लोगे फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट में बोला कि एफ एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और जी एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। ठीक, या फिर सेक क्यूब एक्स का करना हो या फिर कोसेक क्यूब एक्स का, मतलब कहने का ये है कि या तो ये हो साथ में कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्सपोनेंशियल एफ एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई में, या सेक क्यूब एक्स अलग से दे दिया हो, मतलब केवल इसका ही और केवल इसका ही ऐसा दे दिया हो। तो इन तीनों ही केस में आप देन यूजिंग आइलेट फॉर्म, तब आप यहां पे आइलेट फॉर्म का यूज करते हैं फर्स्ट इनटू सेकंड लगाते हैं, क्योंकि अगर आइलेट फॉर्म का यूज नहीं किया इन दोनों में तो ये भी यहां पे च्युइंगम की तरह खिंचना स्टार्ट हो जाएगा, ये इंट्रीगेट खत्म नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हम लोग ऐसा फर्स्ट इनटू सेकंड में हो इसलिए रहा है क्योंकि हम इसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप देखो जरा, एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन, जी एक्स जो भी है उसका इंटीग्रेशन हो गया, एफ एक्स एज इट इज छोड़ दिया गया, उसका कुछ नहीं हुआ, बगल में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, और ये एज इट इज हमने यहां रख दिया। अब दिक्कत ये है कि एफ अगर ऐसा बंदा नहीं मिलता जो कि जैसे एक्स स्क्वायर में पॉलिनोमियल मिल जाए तो ये 2 बार में खत्म हो जाएगा यहाँ,
और जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ये सिंगल फंक्शन बचेगा, और सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट मालूम होगा, वो हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमने एफ की जगह कोई ऐसे बंदे को उठा लिया जो केवल एक्सचेंज कर रहा है अपने आप को, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, या बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, तो फिर ये फर्स्ट इनटू सेकंड कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि तो बनता ही रहेगा। इस वजह से आपको ये पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जा रहा है, उसके लिए उसी से ही सॉल्व करना है। अब आइलेट फॉर्म जब आएगी तो मैं बताऊंगा आइलेट फॉर्म होती क्या है, नाम क्यों पड़ा, ठीक है, सॉल्व कैसे होगी, सब बात की बातें हैं। अभी तो केवल पॉइंट लिख रहे हैं हम। चौथे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है? चौथा पॉइंट कहता है ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे, और कभी कभी ये फॉर्मूला बनता नहीं दिखता तो हमें बनाना भी पड़ता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है कि अगर ये ऐसा लिखा हो कि e की पावर x एफ एक्स प्लस और एफ एक्स के बाद इसका उसका डिफरेंशिएशन, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको e की पावर x एफ एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, और दैट इज द फाइनल आंसर। ये चार आपके अभी नॉर्मल से रूल हैं जिनको आपको फर्स्ट इनटू सेकंड में फिट बैठालना है, और इन्हीं के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। नोट कर लो इसको। अब देखिए, अब क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैं इनको जस्टिफाई कर देता हूं। इनको अपन नेक्स्ट जब ये हो जाएंगे क्वेश्चन तब इस पे आएंगे। जस्टिफाई से मतलब ये था हम समझा दे रहे हैं अभी की अभी, एक एक एग्जाम्पल दे के, तो वो आपको दिख जाएगा। उससे और कुछ नहीं होगा कि आपको ये जो चीज अभी शायद ना समझ में आई हो तो वो चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो फिर हम कल वाले वीडियो में देखेंगे ही क्वेश्चंस करते हुए। देखो, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पहले तो हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं उसकी प्रॉब्लम बताऊंगा। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया x e टू दी पावर x, ये एक एग्जाम्पल ले लिया सपोज। अब e की पावर x 2x 3x 4x x बाई 2x कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो, अब देखो कायदे के हिसाब से अपना रूल सामने रखो। रूल क्या कहता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ पॉलिनोमियल आ रहा है तो फर्स्ट इज पॉलिनोमियल, सेकंड इज एक्सपोनेंशियल। x को छोड़ा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, और ये जो यहां आया है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो, आपको फायदा देखने को मिल गया, यहां एक ही फंक्शन रह गया, वन का तो कोई मतलब नहीं है, उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व होके आ गया। अब सपोज आपने कहा कि हम तो भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं नहीं मान रहा सर वाली बात, मैं तो अपने ही मन का राजा हूं, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो बिल्कुल है भाई, राजा को भुगतना भी पड़ेगा। तो देखो जरा, आपने ऐसा कर लिया, e की पावर x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये एज इट इज। अब आपने कहा हम फिर से लगाएंगे फर्स्ट इनटू सेकंड, बिल्कुल लगाओ, 1/2 बाहर, फिर यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक, e की पावर x ब्रैकेट ले लेते हैं, e की पावर x इसका x³/3, e की पावर x एज इट इज x³/3। अब आप खुद ही देखो ये कभी नहीं खत्म होना, ठीक, क्योंकि अभी क्या था, x था, फिर एक्स स्क्वायर हुआ, फिर x³ हो गया, अब अगले वाले में x⁴ हो जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका च्युइंगम की तरह खिंचता ही रहेगा, आंसर लाके ही नहीं देगा। तो इसमें मैंने जो अभी समझाया था वो समझ आया क्या मैं बता रहा था? मैंने बोला हमको ऐसे बंदे को डिफरेंस मतलब लेके जाना है फर्स्ट में जो डिफरेंशिएट होके 1 2 3 4 बार में खत्म हो जाए। ठीक, एक और जैसे देख लेते हैं, सपोज आपने कहा मैं लेता हूं x स्क्वायर साइन x, बोले अब क्या करें? बिल्कुल वही जो बोला है, फर्स्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर को छोड़ा साइन का डिफरेंट इंटीग्रेशन कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, और ये वाला एज इट इज यहां लाके पटक देना है, कुछ नहीं करना। फिर थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये आ गया। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखें, ब्रैकेट गायब हुआ तो आप खुद ही भूल जाओगे हमने क्या किया था और क्या आगे करना है। ये फिर से फर्स्ट इनटू सेकंड, एक्स को छोड़ा कॉस का हो गया साइन एक्स माइनस एक्स का हो गया 1, और ये वाला एज इट इज लाके यहां पटक दिया। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को फिर से अरेंज किया, 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब देखो सिंगल फंक्शन बचा है यहाँ पे, अब सिंगल फंक्शन है तो साइन का क्या होता है, कॉस माइनस का, तो हमने यहाँ पे कॉस रख दिया, माइनस माइनस प्लस 2 cos x प्लस सी, दैट इज योर आंसर। हो गया सिंपल। वही मैं बोल रहा हूँ, रूल के हिसाब से चलोगे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे इंटीग्रेशन बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आएगा।
इसीलिए मैं साथ के साथ काउंटर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, बस वो काउंटर एग्जाम्पल ध्यान देते हुए एक एक पॉइंट को समझते चलना है, क्वेश्चन लगाते चलो, अपने आप चीजें फिट होने लगेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलिए इस वीडियो को तो अपन यहाँ पे एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफी सारे वीडियोस एक साथ आ गए हैं और आपको काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, तो कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना जो समझाया है। कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को आगे, और एक्सरसाइज लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको समझाऊंगा मैं पॉइंट, और भी पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंटू सेकंड में केवल यही 4 पॉइंट्स हमारा काम चल जाएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे ना जिसमें आपको ये बना बनाया नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा, तो वो हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।